नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। कल हम लोग एपिसोड नंबर 1 में 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किए थे, संपूर्ण व्याख्या के साथ किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक रहने वाला है, इसमें लगभग 170 क्वेश्चन है। इस चैप्टर में लगभग 170 क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सारा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और आज हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, आपका महत्वपूर्ण है। बीपीएससी टीआरई के लिए, बीपीएससी 71 के लिए, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, जो भी एग्जाम है आपका, वन डे एग्जाम होता है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। सभी एग्जाम के लिए आपका क्या है, आपका ये पोर्शन महत्वपूर्ण है। और जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, है कि नहीं। तो इसमें से हम लोग 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। कल हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और आज हम लोग अगर 10 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर प्ले लिस्ट बन चुका है। ठीक है ना, और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। पहला ऑप्शन है गुरु अंगद देव, दूसरा ऑप्शन है आपका गुरु अमरदास, तीसरा ऑप्शन है आपका गुरु रामदास, और चौथा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 1-2 सेकंड का समय मिलेगा और साथ में आप ध्यान से सुनते रहिएगा, सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे और लास्ट में रिवीजन भी करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आज का पहला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। पहला ऑप्शन है गुरु अंगद देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु अमरदास, तीसरा ऑप्शन है गुरु रामदास, और चौथा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। 11 का आंसर आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। और गुरु अर्जुन देव का जो समय जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1581 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1606 ईस्वी में। क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। और गुरु जो अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव आपका 5वें गुरु थे, है ना। गुरु अर्जुन देव कौन कितने नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ, सिखों की जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ की क्या किया था, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थना है। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक क्या है आपका, प्रार्थना है। ठीक है ना, प्रार्थनाएं और गीत क्या है, किया गया है, इसमें संकलित किया गया है। जो आदि ग्रंथ है ना, उसमें क्या किया गया, धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया, आपका गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया है। और इसमें गुरु नानक जी की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं हैं और गीत संकलित किया गया है। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपका हरराम ने, दूसरा ऑप्शन है आपका हरकिशन ने, तीसरा ऑप्शन है आपका गोविंद सिंह ने, और चौथा ऑप्शन है आपका तेग बहादुर। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, है ना। तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह। आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुरु गोविंद सिंह। 12 का क्या सही हो जाएगा आपका, 12 का आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था, तो आपका कौन सा आ जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा प्रवर्तन, सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, सिखों के कौन से गुरु, सिखों के 10वें गुरु थे, है ना। और 10वें गुरु कौन थे बताइए, 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह थे अंतिम गुरु। और खालसा का अर्थ होता है खालिस अर्थात विशुद्ध। खालसा का अर्थ क्या होता है? खालिस अर्थात क्या होता है आपका? विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट के। इसको बोल सकते हैं निर्मल, निर्मल और किसी, और निर्मल और किसी, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी मिलावट के, मिलावट वाला व्यक्ति, बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों वर्ग में विभेद को समाप्त करने में उनके अंतिम सम्मान सम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और 1600 आपकी बात करते हैं 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में हुई थी। तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा आपका गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा आपका? गोविंद सिंह सही हो जाएगा। ठीक है ना, गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? 13 नंबर, 1857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? किसके द्वारा पराजित किया गया था बताइए? पहला ऑप्शन है कैनिंग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हेस्टिंग के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है क्लाइव के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आपका कर्नवालिस के द्वारा। ठीक है ना। तो 1857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया हुआ था, पराजित हुआ था। किसके द्वारा पराजित हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। और ये पलासी का युद्ध, इसको कौन से युद्ध से जाना जाता है? इसको पलासी का युद्ध के, पलासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, नदिया जिले में। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था? नदिया जिले में, पलासी नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1757 के सिराजुद्दौला, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया गया था? पराजित किया गया था। ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, बोलिए। तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम, है ना। पहला ऑप्शन है आपका हैदराबाद का निजाम, दूसरा है आपका अवध का नवाब, तीसरा ऑप्शन है मैसूर का राजा, और चौथा ऑप्शन है आपका बंगाल का नवाब। ठीक है ना। तो कौन कौन था बताइए? कौन कौन किसने निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? बोलिए किसने किसने किया था? तो आपका हैदराबाद का जो निजाम था इसने किया था, उसके बाद अवध का जो नवाब था इसने भी किया था, इसने भी क्या किया था आपका सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद आपका जो मैसूर का जो राजा था ना, मैसूर का राजा ये भी क्या किया था? सहायक संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार से आपका 1, 2 और 3 वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे? ऑप्शन डी के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, किसके तरफ बढ़ेंगे? ऑप्शन डी के तरफ बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन था? पहला हैदराबाद आपका सितंबर 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। हैदराबाद 1798, दिसंबर 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद मैसूर ने आपका 1799 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तंजौर ने 1799 ईस्वी में, तंजौर ने भी 1799 अक्टूबर 1799 किया था। अवध ने आपका 1801 ईस्वी में किया था। अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर 1801 ईस्वी में किया था। पेशवा किया था आपका 1803 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। बरार भोसले की बात करते हैं तो 1803 में भी आपका बरार बोले तो भोसले ने भी 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद 1804 की बात करते हैं तो 1804 में आपका ग्वालियर के जो सिंधिया तो इसने भी क्या किया था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो आपको याद हो गया 1798 हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था।
मैसूर ने 1799 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। फिर आपका तंजौर ने भी 1799 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। फिर 1801 ईस्वी में अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। पेशवा ने आपका 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था और बरार ने आपका 1803 में, और आपका ग्वालियर सिंधिया ने आपका फरवरी 1804 ईस्वी में क्या किया था, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, है ना। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। निम्नलिखित में से सिख गुरु के सही कालक्रम बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन क्या है आपका, नानक देव। ठीक है ना, पहला ऑप्शन क्या है आपका, नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगद देव। ठीक है ना, ये तो आपका गलत हो गया। तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, ये भी गलत है आपका। तीसरा ऑप्शन है आपका गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव, अमरदास, ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। आपका देख लीजिए, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीरियल वाइज से आप याद रखिए जो गुरुओं का जो कालक्रम है। तो सबसे पहले गुरु नानक देव, सबसे पहले की बात करते हैं तो गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद देव। सबसे पहले बात करते हैं तो गुरु नानक देव, उसके बाद अंगद देव, उसके बाद की बात करते हैं तो अमरदास, उसके बाद अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव, है ना, अर्जन देव, उसके बाद अर्जन देव, है ना, कहीं कहीं अर्जुन देव लिखा रहता है, अर्जन देव। उसके बाद गुरु हरगोविंद, है ना, हरगोविंद सिंह जी। उसके बाद गुरु हर राय जी, है ना, गुरु हर राय जी। उसके बाद गुरु हर किशन जी, गुरु हर किशन जी, गुरु हर किशन जी, है ना। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, है ना। उसके बाद गुरु गोविंद, 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रकार से 10 गुरु हैं। पहला है गुरु नानक देव जी, दूसरा है गुरु नानक देव जी, दूसरा है गुरु अंगद देव जी, तीसरा है गुरु अमरदास जी, और चौथा गुरु हुए गुरु रामदास जी, और पांचवा हो गया आपका गुरु अर्जन देव जी, और छठा क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद सिंह जी, और सातवां हो गया गुरु हर राय जी, और आठवां हो गया गुरु हर किशन जी, और आपका नौवां हो गया गुरु तेग बहादुर जी, और 10वां हो गया गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है ना, तो ये 10 गुरु, सबसे लास्ट गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका अमरदास के बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव और तेग बहादुर। ठीक है ना, अर्जुन देव, तेग बहादुर। ठीक है ना, कहीं कहीं आपका अर्जन देव लिखा रहता है। ठीक है ना, तो अर्जुन देव जी और तेग बहादुर याद रखिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सुगौली की संधि। 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, दूसरा ऑप्शन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, तीसरा ऑप्शन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, और चौथा ऑप्शन है आपका अवध का नवाब और नेपाल के बीच, अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो सुगौली का संधि आपका किसके बीच संपन्न हुआ था, सुगौली की संधि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच क्या हुआ था,
ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुआ था। और 4 मार्च 1816 4 मार्च 1816 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा सुगौली संधि, सुगौली नेपाल का राजा ने सुगौली की संधि किया था, है ना। नेपाल का राजा ने क्या किया था, सुगौली की संधि किया था। और अनुमोदन में 2 दिसंबर 1815, किसकी बात है, 2 दिसंबर 1815, 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित हुआ था। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल शासक के बीच युद्ध का क्या हो गया, युद्ध का विराम की घोषणा हुई। सुगौली की संधि के कारण क्या हो गया, आपका युद्ध में युद्ध विराम हो गया, विराम की घोषणा हुई। और 2 साल लंबे चल रहे युद्ध के बाद इस संधि में बंटवाने से वो आ रही थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सुगौली की संधि की बात करते हैं तो कब हुआ था, 4 मार्च, कब हुआ था बोलिए, 4 मार्च 1816 को, 4 मार्च 1816 को कौन सा संधि हुआ था, आपका सुगौली की संधि हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुआ था। और सुगौली, है ना, सुगौली जगह है, ठीक है ना, वहां पर क्या हुआ था, सुगौली की संधि हुआ था, ठीक है। 16 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, 16 का आंसर ए सही हो जाएगा। 16 का आंसर कौन सही हो जाएगा, 16 का आंसर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका मैसूर में, दूसरा ऑप्शन है आपका कुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, और चौथा ऑप्शन है आपका वांडीवास में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बोलिए जल्दी से। 17 का आंसर जल्दी से ऑप्शन में लिखिए। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपका, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। कहाँ हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, है ना। 4 मई 1799 ईस्वी को, कहाँ कब हुआ था आपका, 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, है ना। तो अंग्रेजों का तो एक ही था, नियति था कि वोट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू सुल्तान से क्या कर लिया, टीपू सुल्तान से गद्दारी किया, है ना। टीपू सुल्तान से गद्दारी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आपका हैदराबाद के साथ क्या कर गया आपका मिलकर, चौथी बार टीपू पर क्या किया, जबरदस्ती बहुत ज्यादा क्या टीपू पर हमला किया। चौथी बार क्या किया उसने, चौथी बार टीपू सुल्तान पर जबरदस्त हमला किया। और आखिरकार 4 मई, आखिरकार कब, 4 मई, कब, 4 मई 1799 ईस्वी, 4 मई 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर बोल सकते हैं, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए क्या हो गए, वो शहीद हो गए। कौन, टीपू सुल्तान क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किया गया था, कब्जा में ले लिया गया था। बताइए, हड़प नीति के तहत कौन सा राज्य को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। पहला ऑप्शन है झांसी, नागपुर व ट्रावनकोर, झांसी, नागपुर व ट्रावनकोर। दूसरा ऑप्शन है सतारा, नागपुर और झांसी, नागपुर और सतारा, झांसी, नागपुर, सतारा। तीसरा ऑप्शन है झांसी, सतारा व मैसूर। चौथा ऑप्शन है मैसूर, सतारा व भावनगर। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, झांसी, नागपुर व सतारा। झांसी, नागपुर व सतारा को क्या किया था, अंग्रेज ने अपने राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था, है ना। इस हड़प नीति के कारण क्या किया था, इसने मिला लिया था व्यापक सिद्धांत। तो आपको पूछा जाएगा व्यापक सिद्धांत किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। किसने लाया था, आपका लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा
नियम लाया था आपका हड़प नीति का जो नियम लाया था। और सबसे पहले किसको मिलाया था, तो आपका 1848 ईस्वी में सतारा को मिला लिया था। 1849 ईस्वी में आपको जैतपुर को मिलाया था। 1849 ईस्वी में आपको सबलपुर को भी मिलाया था। 1850 ईस्वी में आपको बघाट को मिलाया था, है ना। 1852 ईस्वी में किसको मिलाया था, उदयपुर को मिलाया था। और 1853 ईस्वी में किसको मिलाया था, झांसी को मिलाया था। और 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में किसको मिलाया था, नागपुर को मिलाया था, है ना। और 1856 ईस्वी की बात करते हैं तो 1856 ईस्वी में अवध को भी मिला लिया था। और वहां पर बोला कि वहां पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के 1856 ईस्वी में अवध को भी क्या कर लिया, उसने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। तो पहला कौन हो जाएगा, सबसे पहले किसको मिलाया था, सबसे पहले सतारा को मिलाया था। सबसे पहले किसको मिलाया था, सतारा को मिलाया था हड़प नीति के तहत। कब मिलाया था, 1848 ईस्वी में मिला था। उसके बाद सतारा और जैतपुर संबलपुर याद रखिएगा, सतारा जैतपुर संबलपुर। और अवध वाला भी याद रखिएगा, अवध वाला भी इंपॉर्टेंट है, जो 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में क्या कर लिया था, उसने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन ठगी प्रथा, ठगी प्रथा के उन्मूलन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन है, ठगी प्रथा से संबंधित गवर्नर जनरल कौन है। पहला ऑप्शन है आपका कर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है बेंटिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका डलहौजी और चौथा ऑप्शन है आपका रिपन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बोलिए। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। तो आपका हो जाएगा बेंटिंग हो जाए, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बेंटिंग हो जाए। ठगी प्रथा से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल था, आपका बेंटिंग था, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है ना, भारत में गवर्नर जनरल, ये भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था ना। तो भारत में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और इसका कार्यकाल रहा था आपका 1828 से 1835। इसका कार्यकाल कब से तक रहा था, 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके द्वारा सामाजिक सुधार भी हुआ था, इसके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार भी हुआ था, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार हुआ था, है ना, वित्तीय भी सुधार हुआ था, वित्तीय सुधार हुआ था, सरकारी सेवा में सुधार हुआ था, है ना, सरकारी सेवा में सुधार हुआ था। उसका अनेक प्रयास किया था। और 1829 में, है ना, 1829 ये याद रखिएगा, 1829 में आपका सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा राजा राम मोहन राय, सती प्रथा आपका राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतया प्रतिबंध किया गया। तो ये बात आप याद रखिएगा, सती प्रथा कब खत्म हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा का आपका उन्मूलन कब हुआ, बोलिए। सती प्रथा का आपका उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ था। किसके सहायता से हुआ था, राजा राम मोहन राय जी के सहायता से 1829 में सती प्रथा क्या हो गया था, आपका पूर्णतः से बंद हो गया। फिर बात आ जाती है 1830 की। 1830 में क्या होता है, ठगी प्रथा को प्रतिबंध किया जाता है। 1830 में ठगी प्रथा को बंद किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद शैक्षणिक सुधार आपका लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग का गठन किया गया था। और 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में मैकाले आयोग 1835 बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश की, है ना, अपनी शिक्षा की क्या किया था, इसने अपनी शिक्षा की सिफारिश की और अंग्रेजों को क्या किया था, ये अंग्रेजों को बताया था। ठीक है ना। फिर 1835 की बात है, कोलकाता में जो मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुआ था, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, आपका 1835 में हुई थी। और सरकारी सुधार की बात करते हैं तो 1833 में, सरकारी सुधार आपका 1833।
में 1833 के जो चार्टर एक्ट था ना, 1833 का चार्टर एक्ट में पारित किया गया। और इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना, 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या कह दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखिएगा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी था नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक की योजना, सिविल सेवक के लिए क्या योग्यता को आधार बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका 1829 वाला में। 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा को बैन किया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? बेंटिंग था। गवर्नर जनरल कौन था आपका? बेंटिंग था। फिर 1935 में क्या हुआ था बोलिए? 1935 में 1930 में आपका ठगी प्रथा खत्म हुआ था। 1930 में ठगी प्रथा खत्म हुआ था। 1935 में आपका शिक्षा शैक्षिक सुधार के लिए क्या किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग बना गया था आपका 1835 में शिक्षा के लिए। ठीक है ना, और एक बात और याद रखिएगा, जो चार्टर एक्ट था ना 1833, चार्टर एक्ट 1833 था, ये क्या किया था? बंगाल के जो गवर्नर जनरल था ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किस चार्टर एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। किस चार्टर एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है ना, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 20 नंबर क्वेश्चन पर आइए और याद करते रहिएगा, रिवीजन भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। वोडियार डैश के शासक थे। वोडियार डैश के शासक थे। वोडियार कौन किसके शासक थे बताइए? पहला ऑप्शन है मैसूर रियासत का, दूसरा ऑप्शन है ट्रावनकोर का, तीसरा ऑप्शन है आपका विजयनगर का, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वोडियार डैश का शासक था, तो वोडियार आपका मैसूर का शासक था। वोडियार किसका शासक था? आपका मैसूर का शासक वोडियार था। ठीक है ना, मैसूर साम्राज्य की स्थापना वोडियार वंश के शासक, जो वोडियार वंश का शासक यदुराय वोडियार, यदुराय वोडियार ने किया था। वोडियार ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? मैसूर साम्राज्य के जो संस्थापक स्थापना वोडियार वंश के शासक यदुराय वोडियार ने किया था। इन्होंने मैसूर पर आपका 1399 से आपका 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था, है ना। 1399 से 1423 के मध्य क्या किया था? शासन किया था वोडियार ने। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 का आंसर हो जाएगा मैसूर रियासत। वोडियार डैश के शासक थे। वोडियार किसके शासक थे? आपका मैसूर के शासक थे, है ना। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर ले, आराम से रिवीजन कर लेते हैं। आंसर सबको आप देते रहिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। अगला है 12वें नंबर, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 12 का आंसर क्या आ जाएगा? 12 का आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो अवध का निजाम, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम और मैसूर का राजा किया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कालक्रम है? तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुआ था? तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राजा कब्जे में किए गए थे? तो आपका कौन सा
राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से राज्य आपका जो कौन सा भारतीय राज्य था कब्जा में लिया गया था? तो झांसी, नागपुर और सतारा को लिया गया था। ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। कौन था आपका? विलियम बेंटिंक था। वोडियार डैश के शासक थे? वोडियार आपका मैसूर का शासक। वोडियार किसका शासक था? मैसूर का शासक। इस प्रकार से आप रिवीजन कर लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितने नंबर क्वेश्चन की तरफ? 21 नंबर क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी बताइए? टीपू सुल्तान की राजधानी आपका पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है बंगलोर और चौथा ऑप्शन है आपका भाग्यनगर, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर सही है? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी बोलिए? तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपका श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, जहाँ पर 1792 ईस्वी में, जहाँ पर क्या 1792 ईस्वी में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि की थी, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि कहाँ पर हुआ था? आपका श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था आपका? 1792 ईस्वी में था। 1799 ईस्वी की बात करते हैं तो 1799 ईस्वी में आपका चतुर्थ जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था ना, उसमें श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते करते टीपू सुल्तान की क्या हो गई? टीपू सुल्तान शहीद हो गए, है ना। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते करते टीपू सुल्तान क्या हो गए? शहीद हो गए। कब? 1799 ईस्वी में, है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में किसकी मृत्यु होगी? टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। कब? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था बोलिए? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर आपका बनाया गया था 1700, पहला ऑप्शन है 1756 में, दूसरा ऑप्शन है 1757 में, तीसरा ऑप्शन है 1758 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1759 में। बोलिए। तो आपका क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का क्या बनाया गया था? बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब? 1757 ईस्वी में बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को क्या माना जाता है बोलिए? रॉबर्ट क्लाइव को जो अंग्रेजी शासन का, ये भी कलर सही नहीं, रेड से लिखते हैं, तो अंग्रेजी शासन का रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी शासन का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को 1757, कब? 1757 में बंगाल का गवर्नर क्या किया था? नियुक्त किया था। कब किया था? 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला को क्या किया था? इसने प्लासी का युद्ध में हराया था। अगला 23 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का बोल रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, इसे पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। बोलिए, जल्दी से बोलिए। और उसका कार्यकाल था आपका 1828 से 1835 भी था, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन था? बोलिए जल्दी जल्दी। विलियम बेंटिंग था। कौन था आपका आंसर? विलियम बेंटिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था और इसका जो कार्यकाल था आपका 1828 से लेकर 1835 तक था।
1828 से 1835 तक था, ठीक है ना। और इसके शासन के द्वारा सामाजिक सुधार हुआ, शैक्षिक सुधार हुआ, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब क्या हुआ था, इसके समय में खत्म हुआ था, ठीक है ना। अनेक प्रयास किया था, है ना। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण की बात, सती प्रथा को बैन किया गया राजा राम मोहन राय की सहायता से, ठीक है ना। और पहले वे मद्रास के गवर्नर बनकर भारत आए थे, ठीक है ना। तो 1828 से 1835 तक क्या रहे वो, भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहे थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपका विलियम बेंटिंग। कौन थे, आपका विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 24 नंबर क्वेश्चन, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था, बोलिए। और द्वैध शासन कब से कब तक लगा रहा, द्वैध शासन आपका कब से कब तक लगा रहा था, और द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। तो पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, और तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग ने, और चौथा ऑप्शन है आपका कर्जन ने। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आंसर सही हो जाएगा, द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था आपका वारेन हेस्टिंग। किसने समाप्त किया था, आपका वारेन हेस्टिंग। किसने समाप्त किया था, आपका वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और द्वैध शासन आपको कब से कब तक लगा रहा, आपका 1765 से 1772 तक, 1765 से 1772 तक, 1765 से 1772 तक ये द्वैध शासन क्या हुआ, आपका लगा रहा। द्वैध शासन का जनक को लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन का जो जनक है ना, किसको माना जाता है, लियो कार्टिस। लियो किसको माना जाता है, लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में कब हुआ था, 1765 ईस्वी में। बंगाल में कब हुआ, 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके अंदर कंपनी की दीवानी और निजामत, कंपनी की दीवानी और प्लस में निजामत, कंपनी की दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से होता था, ठीक है ना। किसके माध्यम से होता था, भारतीयों के माध्यम से होता था, ठीक है। और आपका जो बात है कि ये आपका खत्म कब हुआ था, बोलिए। तो आपका 12 अगस्त, है ना, 12 अगस्त 1700 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था आपका, 12 अगस्त 1765 सॉरी 12 अगस्त 1765 को ये आपका क्या हुआ था, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था आपका, इलाहाबाद, है ना। कौन सी संधि हुई थी, आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और द्वैध शासन आपका कब से कब तक रहा, आपका द्वैध शासन आपका 1765 से आपका 1772 तक, 1765 से 1772 तक क्या रहा, आपका द्वैध शासन रहा। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है ना। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। पहला ऑप्शन है राजपूतों ने, दूसरा ऑप्शन है मुगलों ने, तीसरा ऑप्शन है सिखों ने, और चौथा ऑप्शन है आपका मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, बोलिए आंसर। इसका आंसर सही हो जाएगा मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, मराठों ने किया था, ठीक है ना। और बहुत पूरे इंडियन तो कर ही रहे थे, लेकिन मराठों ने बहुत ज़्यादा किया था। मराठी शेष भारतीय शक्तियों से क्या होता, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था उस समय, है ना। मराठा क्या था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और 18वीं शताब्दी के अंतिम में 25 वर्षों में, 18वीं शताब्दी के अंतिम में आपका 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों के बीच संघर्ष बहुत ज़्यादा हुआ था। क्या हुआ था, मराठों और अंग्रेज के बीच क्या होता, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ था, जैसे अंग्रेजों की। और जिसमें क्या हुआ, जिसमें अंग्रेज ही क्या कर गया, आपका अंग्रेज ही क्या कर गया, जीत गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर चलिए।
क्वेश्चन नंबर है आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि, क्यों था? पहला ऑप्शन है आपका, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। संपूर्ण भारत पर क्या हो गया, ब्रिटिश नियंत्रण के लिए क्या खुल गया, रास्ता खुल गया। आपका ये तो ऑप्शन क्या लग रहा है, ये आपका तो सही है। तीसरा ऑप्शन है एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, ये गलत है। उसके बाद सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, सब थोड़ी मारा गया इसको, ठीक है ना। तो वैसी विश्वासघाती के कारण तो सिराजुद्दौला हार गया था इसमें। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने क्या था, बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता क्या हो गया आपका, खुल गया था। और आपको पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। मुर्शिदाबाद के दक्षिण आपका 22 मील दूर मुर्शिदाबाद के दक्षिण आपका नदिया जिले में क्या किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है ना। इस प्रकार से बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी को कब हुआ था, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम थे और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, कैप्टन मुनरो कर रहा था, है ना। कैप्टन कौन कर रहा था, कैप्टन मुनरो कर रहा था। इस प्रकार से ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को क्या देना चाहती थी, आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था, क्या कुछ तो फायदा होगा अंग्रेज को, तभी तो वो आपको भारतीयों को आधुनिक शिक्षा क्या करना चाहता था, इंग्लिश में पढ़ाना चाहता था, आधुनिक शिक्षा देना चाहता था। पहला ऑप्शन है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना, ये तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, ये सब कोई उसका मकसद नहीं था। भारत में जन जन उसका बोलता है जन साक्षरता का विकास करना, ये भी गलत है। निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, ये भी क्या है आपका, गलत है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही। कौन सा सही हो जाएगा आपका, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव आपका सुदृढ़ करना चाहता था, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, है ना। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, क्या है कि उसका मेन उद्देश्य था कि अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव क्या कर सके, सुदृढ़ कर सके, अच्छा कर सके, उसमें भारतीयों को क्या कर सके, उसमें शामिल कर सके, इसलिए किया था ऐसा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रशासनिक, है ना। प्रश प्रशासनिक अव्यवस्था प्रशासनिक अव्यवस्था प्रशासनिक अव्यवस्था प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है बर्मा और चौथा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत। किसको मिलाया था बोलिए, तो प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने आपको किसको मिला लिया था, अवध को क्या किया था, ब्रिटिश साम्राज्य में आपका मिला लिया था डलहौजी ने। और कब मिलाया था आपका, 1756 ईस्वी मिलाया था, नहीं 1856 ईस्वी मिलाया था। कब मिलाया था आपका, 1856 ईस्वी मिलाया था। कब मिलाया था बोलिए, 1856 ईस्वी मिलाया था। कब की बात है आपका, 1856 ईस्वी मिला था।
29 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 29 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 29 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? पहला ऑप्शन है आपका गुरु नानक जी ने, दूसरा ऑप्शन है आपका गुरु रामदास जी ने, तीसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव जी और चौथा ऑप्शन है आपका गुरु गोविंद सिंह जी। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ आपका गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने क्या किया था? संकलित किया था। ठीक है ना। तो आदि ग्रंथ या आपका आदि ग्रंथ सिख धर्म का से संबंधित आपका जो धार्मिक लिखाइयों का एक संकलन है, जिसे पांचवें गुरु, कौन से गुरु? जो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने आपका 1604 ईस्वी में पूरा किया था। कब किया था? 1604 ईस्वी में पूरा किया था। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और ने आपका 1704 से आपका 1704 से 1706 जो ईस्वी में और शब्द जोड़े और इसे अपने बाद सिख धर्म का अनंत गुरु बनाया। ठीक है ना। सिख धर्म का क्या बना दिया उन्होंने? अनंत गुरु बना दिया। यानी उसके बाद जो ग्रंथ है ना, जो गुरु ग्रंथ, ठीक है ना, सिख ग्रंथ, सिख धार्मिक ग्रंथ जो है उसी को क्या माना जाएगा? उसी को गुरु माना जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव जी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला 30 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने पढ़ी? है ना। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पढ़ी थी? बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 1813 के चार्टर अधिनियम से, दूसरा ऑप्शन है 1835 के मैकाले के मिनट से, है ना, मैकाले के मिनट से, और तीसरा ऑप्शन है 1882 के हंटर आयोग से, और चौथा ऑप्शन है आपका 1854 के वुड के डिस्पैच से। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पढ़ी थी? तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी सही हो जाएगा। 1835 के मैकाले के मिनट से, 1835 के मैकाले के, है ना, 1835 के मैकाले के मिनट से। ठीक है ना। तो भारत में आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, 1835 के मैकाले जो स्मरण पत्र था ना, 1835 में जो मैकाले का जो स्मरण पत्र था, स्मरण पत्र से पढ़ी थी। गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड क्या था? मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया था। और 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार की समिति संसाधनों के मद्देनजर पश्चात विज्ञान और साहित्य में क्या करेगी? विज्ञान और साहित्य में क्या करेगी? आपका शिक्षा के लिए मध्यम रूप से अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। और अंग्रेजी भाषा को ही क्या बोला उसने? अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। इसमें क्या दिया जाएगा? इसमें शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है ना। सर्वोत्तम बोला किसने? मैकाले ने बोला था। और भारतीय साहित्य स्तर पर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। और बोल दिया कि जो भारतीय जो साहित्य है ना, भारतीय साहित्य है आपका यूरोपीय साहित्य की तुलना में क्या अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए आपका अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया था। कौन? मैकाले ने। ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा का क्या किया था? अंग्रेजी भाषा का पूर्ण क्या किया था उसने? समर्थन किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से आज अपना 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। एक बार अब रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। एक बार रिवीजन कर लेंगे आराम से, जितना पढ़े सारा याद हो जाएगा। ठीक है ना। और कहाँ से रिवीजन करेंगे हम लोग? रिवीजन करेंगे आपका स्टार्टिंग से, पूरा रिवीजन करेंगे, एकदम आपको याद करा के रहेंगे। ठीक है। तो पहला बताइए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था आपका? तो आपका लॉर्ड डलहौजी था। 11 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुरु अर्जुन देव जी ने।
किसने लिखी थी? गुरु अर्जुन देव। 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब और मैसूर का राजा किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो अमरदास, रामदास और अर्जुन देव जी और तेग बहादुर जी। ठीक है, एकदम सुनते रहिएगा, याद करते रहिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आपका श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। और 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में ले लिया गया था? तो झांसी, नागपुर और सतारा को ले लिया गया था। ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन था? आपका विलियम बेंटिंक था। वोडियार के शासक कौन थे? वोडियार के शासक आपका मैसूर का जो रियासत था ना, मैसूर का रियासत हो जाएगा। वोडियार आपका मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, 1757 ईस्वी को बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कौन था? आपका विलियम बेंटिंक था। अगला 24 नंबर, द्वैत शासन को किसने समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। द्वैत शासन आपका 1665 से 1672 ईस्वी तक लगा रहा। ठीक है ना, सॉरी 1765 से कब तक लगा था? 1765 से 1772 ईस्वी तक लगा हुआ था। ठीक है, अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता क्या कर गया था? खुल गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उसका क्या उद्देश्य था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को क्या करना चाहता? नींव सुदृढ़ करना चाहता। 28 नंबर, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? अवध को मिलाया था 1856 में। अगला, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ आपका किसने संकलित किया था? जल्दी बोलिए, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ आपका गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी थी? तो आपका जो 1835 के मैकाले का जो आपका निमंत्रण कौन था? पत्र था आपका स्मरण पत्र था ना, 1835 का मैकाले का स्मरण पत्र से पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये इतना क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, आपको एकदम कंप्लीट याद हो गया होगा इसमें एकदम पूरा। अगर याद हो गया तो आप कमेंट में यस लिखिए। ठीक है ना, यस, याद हो गया। ठीक है ना, तो सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम आपको याद करवाते रहेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे, है कि नहीं? तो आप आंसर में उसका कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आज पूछेंगे, कौन सा क्वेश्चन है आपका? निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या होगा? इसको आपको आंसर देना है कमेंट में। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वेंसिटार्ट, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है आपका कर्टियर। तो इसका जो कालक्रम था, कौन पहले कौन बाद में कब कब आया, ठीक है ना, इसका कालक्रम को क्या करना है? आपको आंसर देना है ना। तो आपको पहले कौन आया, है ना, पहले किसका कार्यकाल रहा? रॉबर्ट क्लाइव का, वेंसिटार्ट का, वारेन हेस्टिंग का, कर्टियर का। तो इसमें इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए एकदम। और हम तो एकदम रिवीजन करा के रहेंगे। 10 क्वेश्चन फिर से रिवीजन, 20 क्वेश्चन फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन। इतना रिवीजन करेंगे कि आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ऐसे बाहर से पढ़ने को और बाद में पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आध दो बार वीडियो देख लीजिए, आराम से आपको सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे, पूरा लूसेंट एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।